नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में आज पीएम मोदी की रैली, कर्पूरी ठाकुर के गांव से देंगे बड़ा संदेश, एनडीए की चुनावी रणनीति को मिलेगी धार। बेंगलुरु हैदराबाद हाईवे पर भयानक एक्सीडेंट, बाइक से टक्कर के बाद बस में लगी आग, 12 लोगों की हुई मौत। महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम उम्मीदवार, 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट बरकरार। पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारतीय सेना की बड़ी बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सातों कमांड के आर्मी कमांडर्स रहेंगे मौजूद। अलास्का एयरलाइंस में बड़ी तकनीकी दिक्कत, अस्थायी रूप से ग्राउंड की गई सभी उड़ानें। महागठबंधन ने विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। यह ऐलान पटना में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। हालांकि गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर अभी भी 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट चल रही है, जिससे एकता पर सवाल भी उठ रहे हैं। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों के नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। अशोक गहलोत ने कहा, हम सबने मिलकर फैसला किया है कि इन चुनावों में तेजस्वी यादव को सीएम फेस के रूप में समर्थन देंगे। उन्होंने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बताते हुए कहा, मुकेश सहनी अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसके अलावा पिछड़ी जातियों के अन्य नेताओं को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। गहलोत ने स्पष्ट किया था कि गठबंधन में कोई बड़ा विवाद नहीं है और वो 243 सीटों में से 5 या 10 पर विवाद होना सामान्य बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय थल सेना की यह पहली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कल जैसलमेर में आयोजित की जा रही है। यह कॉन्फ्रेंस रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसका आयोजन जैसलमेर में किया जा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे और सेना के आर्मी कमांडर्स को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सहित सभी 7 कमांडर्स के आर्मी कमांडर्स मौजूद रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की तैयारियों पर फोकस इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की ऑपरेशन रेडीनेस, आधुनिकीकरण और भविष्य की रणनीति पर केंद्रित रहेगा। इसमें 2 मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई की क्षमता, नई बटालियनों जैसे भैरव और अश्विनी बटालियन तथा ड्रोन, मिसाइल और इंफैंट्री मॉडर्नाइजेशन पर भी चर्चा होगी। जैसलमेर में इस बार का आयोजन इस बात का प्रतीक है कि भारतीय सेना अपनी ग्राउंड ऑपरेशनल तैयारी और बॉर्डर सुरक्षा तंत्र को लेकर कितनी सतर्क है या तत्पर है। सीमा के नजदीकी यह कॉन्फ्रेंस सेना के स्थलीय अनुभव और स्मारक योजनाओं का प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का अवसर भी देगी। अलास्का एयरलाइंस को आईटी आउटेज का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गई है। आईटी आउटेज की वजह से ग्राउंड स्टॉप लागू कर दिया गया है। यह एक अस्थायी प्रतिबंध है, जिसमें किसी विशेष हवाई अड्डे, क्षेत्र या एयरलाइन की सभी उड़ानें को उनके डिपॉर्चर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाता है। इसका मतलब है कि विमान हवा में उड़ान भरने से पहले जमीन पर ही इंतजार करते हैं, जब तक कि समस्या का समाधान ना हो जाए। अलास्का एयरलाइंस ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि अलास्का एयरलाइंस को संचालन प्रभावित करने वाले आईटी आउटेज का सामना करना पड़ रहा है। एक अस्थायी ग्राउंड स्टॉप लगा है। जब हम इस असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। यदि आप आज रात उड़ान भरने वाले हैं तो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस की जांच कर ले। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी ग्राउंड स्टॉप के तहत अमेरिका भर में अलास्का एयरलाइंस की सभी फ्लाइट प्रभावित हुई हैं। यह आमतौर पर मौसम की खराबी, तकनीकी खराबी, हवाई यातायात नियंत्रण की समस्या, सुरक्षा खतरे या अत्यधिक भीड़ भाड़ के कारण लागू किया जाता है। एयरलाइंस की तकनीकी खराबी यात्रियों के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है। कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने वोटर्स लिस्ट में अनियमितताओं की जांच के दौरान पाया कि एक डेटा सेंटर ऑपरेटर को प्रत्येक मतदाता के नाम फर्जी तरीके से हटाने के लिए 80 मिले थे। एसआईटी अनुसार दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच आलंद सीट पर 6018 वोटरों के नाम हटाने के आवेदन आए थे। यानी डेटा सेंटर ऑपरेटर को कुल मिलाकर 4.8 लाख का भुगतान किया गया है। एसआईटी ने कलबुर्गी जिला मुख्यालय में एक डेटा सेंटर की पहचान भी की, जहां से
वोटरों के नाम हटाने के एप्लीकेशन भेजे गए थे। जांच में यह भी पता चला कि जो 6000 एप्लीकेशन आए थे उनमें केवल 24 ही सही थे, क्योंकि वे आलंद से अब नहीं रहते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर को कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चोरी और वोट डिलीट करा रहे हैं। उन्होंने आरोपों के समर्थन में आलंद के उन वोटरों को भी पेश किया जिनके नाम हटाने की कोशिश की गई थी। सीआईडी की साइबर क्राइम यूनिट मामले की जांच कर रही है। 26 सितंबर को एसआईटी ने जांच अपने हाथ में ले ली थी। पिछले हफ्ते एसआईटी ने भाजपा नेता सुभाष गट्टेदार से जुड़ी संपत्तियों पर छापे मारे। 2023 में सुभाष गट्टेदार आलंद से कांग्रेस के बीआर पाटिल से हार गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें बिहार में जंगल राज आने से रोकना है। यह गठबंधन नहीं, लोग इसे लठबंधन कहते हैं। जंगल राज को हटाकर आज बिहार की जनता किसी भी हालत में जंगल राज को वापस नहीं आने देना चाहती। तो ये है बिहार के जागरूक नागरिकों की शक्ति। जब स्थिरता होती है तो विकास तेज होता है। यही बिहार की एनडीए सरकार की ताकत है और इसलिए बिहार का हर युवा उत्साह से कह रहा है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। पीएम ने कहा ये सारी ताकत 140 करोड़ देशवासियों की है और ये सारी ताकत मतदाता के एक वोट की है। उसी वोट ने आज ऐसी स्थिति पैदा की है कि राम मंदिर बन गया है, ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया है और देश के नक्सलवाद से मुक्ति भी मिल गई है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये वोट की ताकत, उजाले में चोर को चोरी करने में परेशानी होती है, वो लालटेन लेकर चुपके से चोरी करने पहुंच जाता है। इसलिए बिहार को बचाना बहुत जरूरी है। बिहार का नौजवान अब भविष्य की ओर देख रहा है। वोटर लिस्ट लेकर घर घर जाइए, लोगों से मिलिए और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित कीजिए। बिहार में आज जंगल राज नहीं, जनविश्वास का राज है। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टकराव को खत्म किया जा रहा है। विधानसभा के 3 सीटों पर टकराव खत्म करते हुए नामांकन वापस लिए गए हैं। इसमें से कांग्रेस के कैंडिडेट ने प्राणपुर और वारसिलीगंज से नामांकन वापस लिया है। वहीं मधुबनी जिले के बाबूरही से वीआईपी कैंडिडेट ने नॉमिनेशन वापस लिया है। इन तीनों जगहों पर राजद के कैंडिडेट से मुकाबला था। नवादा के वारसिलीगंज से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिंह उर्फ मंथन सिंह ने नामांकन वापस ले लिया है। यहाँ अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी महतो राजद से चुनाव मैदान में है। मंथन सिंह ने नॉमिनेशन वापस लेने के बाद कहा कि 2006 से राजनीति में सक्रिय है और पार्टी आला कमान के निर्देश पर पीछे हटना पड़ा। मधुबनी जिले के बाबूरही विधानसभा से वीआईपी प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब राजद प्रत्याशी अरुण कुशवाहा इस सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। शुरुआत में यह सीट महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के खाते में गई थी। पार्टी ने सीनियर नेता गुलाब यादव की बेटी को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने 21 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया था। कटिहार जिले की प्राणपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। प्राणपुर सीट से कांग्रेस और राजद के बीच टकराव की स्थिति है। इस टकराव को खत्म करते हुए तौकीर पीछे हट गए हैं। अब राजद प्रत्याशी इशरत प्रवीण चुनावी मैदान में होंगे। समस्तीपुर की युवा सांसद और लोजपा रामविलास नेता शांभवी चौधरी ने गुरुवार को पटना के फतुहा स्थित द फतुहा क्लब रिजॉर्ट में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। एनडीए समर्थित लोजपा प्रत्याशी रूपा कुमारी के पक्ष में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में सांसद शांभवी चौधरी का स्वागत किया गया। जनता से अपील करते हुए सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि इस बार रूपा कुमारी को हेलीकॉप्टर छाप क्रमांक संख्या 02 पर वोट देकर विजयी बनाए, ताकि फतुहा के साथ साथ पूरे प्रदेश का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि विकास के लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और नगर के मुख्य पार्षद के रूप में रूपा कुमारी ने जो अतुलनीय काम किया है, इसकी मिसाल है। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय उम्मीदवार होने के नाते रूपा कुमारी आपकी हर समस्या को प्राथमिकता से हल करेंगी और फतुहा के लिए एक नई विकास गाथा भी लिखेंगी। वडोदरा शहर के गोरवा थाना क्षेत्र के आइनक्स में हुए हिट एंड रन एक्सीडेंट के मामले में गोरवा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घटना के संबंध में अधिक जानकारी दी। पीआई किरीट सिंह लाठिया का बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा कि गोरवा पुलिस हिट एंड रन के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हर्ष कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव समेत 2 अपराध दर्ज किए गए हैं। मेडिकल जांच में पता चला कि हर्ष नशे में था। लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया और मेथी पार्क से छेड़छाड़ की। इनोवा कार और केतन शाह की बताई जा रही है। पुलिस ने जानकारी दी कि हिट एंड रन की आरोपी ड्राइविंग और मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। वह परिवार के साथ पावागढ़ जाने का कहकर सेठ से कार लेकर आया था। एडवोकेट ने कल 2 दोपहिया और 2 4 पहिया वाहन लिए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले
पहली बार नशे में था। लगातार हो रही घटनाओं को लेकर पुलिस कमिश्नर ने हर थाने के संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जानकारी है कि अब वाहन चेकिंग सख्त कर दी जाएगी। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को यूथ कांग्रेस प्रभारी के पद से हटा दिया गया है। कांग्रेस ने लेटर जारी करके इसकी जानकारी दी है। उनकी जगह मनीष शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कर्नाटक के रहने वाले हैं। उनकी गिनती यूथ कांग्रेस के बड़े नेताओं में से होती है। वे काफी समय से बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जिसे देखते हुए पार्टी ने उन्हें प्रभारी बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फरवरी 2025 में कांग्रेस हाईकमांड ने उन्हें बिहार प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया था। यह नियुक्ति बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले की गई थी, जिससे पार्टी की चुनावी रणनीति को मजबूत करने का बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले वे बिहार में पार्टी संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभा चुके थे। राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावरू राहुल गांधी के विश्वास पात्र माने जाते हैं। उनकी नियुक्ति को राहुल गांधी के दिशा निर्देश में देखा जा रहा है, जो बिहार में इंडिया गठबंधन महागठबंधन को मजबूत करने पर केंद्रित है। पटना पहुंचने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस 243 सीटों पर पूर्ण तैयारी कर रही है। उन्होंने गुटबाजी करने वाले पार्टी से बाहर करने की चेतावनी दी और टिकट वितरण का आधार खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं को बनाने की बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की इच्छा शक्ति और क्षमता का प्रतीक है और दुनिया के लिए एक संदेश है कि हम हर चुनौती का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को बंदरगाह या उसके तट के पास रहने के लिए मजबूर करने वाली निवारक स्थिति बनने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन के दौरान नौसेना की परिचालन तत्परता, पेशेवर क्षमता और ताकत देखी है। उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की उपस्थिति को मित्र देशों के लिए आराम और क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश करने वालों के लिए असुविधा के रूप में वर्णित किया है। हिंद महासागर समकालीन भू राजनीति का केंद्र बन गया है। यह अब निष्क्रिय नहीं रहा। यह प्रतिस्पर्धा और सहयोग का क्षेत्र बन गया है। भारतीय नौसेना अपनी बहुआयामी क्षमताओं के माध्यम से इस क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। पिछले 6 महीनों में हमारे जहाजों, पनडुब्बियों और नौसेना के विमानों को अभूतपूर्व पैमाने पर तैनात किया गया है। इसके अलावा हमारी नौसेना ने लगभग 335 व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया है, जो लगभग 1.2 मिलियन मैट्रिक टन है, 5.6 बिलियन डॉलर के व्यापार मूल्य के बराबर है। इस बात का प्रमाण है कि भारत अब वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में एक विश्वसनीय और सक्षम भागीदारी बन गया है। बिहार बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पर हो हल्ला मचाने वालों की दिक्कतें और बढ़ने वाली है, क्योंकि 2 दिन तक चली मीटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में एसआईआर कराने का आदेश दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्तों को एसआईआर की तैयारी फटाफट पूरी करने का हुक्म दिया है। एसआईआर वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक तरीका है। इससे हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वोटरों की सही गिनती हो सकेगी। बिहार में पिछला एसआईआर को 10 सितंबर 2025 को खत्म हुआ था। अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। चुनाव आयोग का मकसद है कि आने वाले चुनावों में वोटिंग सिस्टम बिल्कुल सटीक रहे और सभी चुनाव आयुक्तों को हर कदम पर अलर्ट रहने को भी कहा गया है। 2 दिन चली इस बैठक में देश भर में सीईओएस ने अपनी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की है। बैठक में असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों के साथ 1-to-1 मीटिंग हुई, ताकि हर जगह की खास जरूरतों को समझा जा सके। यहाँ अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। सीईओ ने बताया कि उन्होंने पिछले एसआईआर के बाद कितना काम पूरा किया और आगे की प्लानिंग क्या है। आयोग ने हर राज्य में वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने और पुराने हटाने, क्वालिफाइंग डेट यानी वोटर बनने के आखिरी तारीख का फाइनल करने का टास्क लिया है। साथ ही इलेक्टोरल रोल को सही करने के लिए डोर टू डोर वेरिफिकेशन और पब्लिक कैंपेन चलाने की बात भी कही है। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। बढ़ते तापमान में फिर गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों बाद यहां अधिकतम तापमान धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जाएगी। दिवाली पर भारी आतिशबाजी के कारण बीते दिनों प्रदेश के कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य काफी ज्यादा रहा, जिसकी वजह से कई जिलों में सुबह शाम के वक्त अधिक धुंध दिखाई दिया। वहीं एक्यूआई बढ़ने से सांस के मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि वर्तमान समय में प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने के कारण 28 अक्टूबर तक
तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है तथा आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिमी यूपी के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस एवं पूर्वी यूपी के न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की, जबकि अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि राजद के अध्यक्ष लालू यादव ने जबरदस्ती महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार अपने बेटे को घोषित करवा लिया। भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में गुरुवार को सम्राट ने लालू यादव के 15 वर्ष के जंगल राज की ओर पत्रकारों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि महागठबंधन के सहयोगी दलों को टॉर्चर कर अपने बेटे को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता ने राजद को 15 वर्ष तक शासन करने का मौका दिया, लेकिन बिहार के लोगों को लूट, हत्या, भ्रष्टाचार का इनाम मिला है। लालू यादव जैसे भ्रष्टाचारी के पुत्र को कांग्रेस एवं अन्य सहयोगी दलों ने मुख्यमंत्री बनाए जाने का समर्थन दिया। सम्राट ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार के लोगों और बिहार की सुविधा के लिए जरूरी है। भ्रष्टाचारी लोग जो गुंडागर्दी की बदौलत सत्ता में बैठना चाहते हैं, उन्हें बिहार की जनता 6 एवं 11 नवंबर को मतदान के माध्यम से महागठबंधन को करारा जवाब देगी। लश्कर-ए-तैयब ने महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर एक नई चाल चली है। उसने मुस्लिम वीमेन लीग और मुस्लिम गर्ल्स लीग नाम के 2 संगठन बना रखे हैं। पहली नजर में ये संगठन महिलाओं के उत्थान और शिक्षा के लिए काम करते दिखते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इन दिनों का नेतृत्व खुद हाफिज सईद के परिवार की महिलाएं करती है और इनका असली मकसद महिलाओं को धीरे धीरे कट्टरपंथ की ओर धकेलना है। अब इसका वीडियो भी सामने आया है। इन संगठनों के नाम और कामकाज को इस तरह से पेश किया जाता है जैसे यह मुस्लिम महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने की कोशिश करा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का टैग लगाकर ये संगठन समाज में अपनी एक सकारात्मक छवि बनाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इन वर्कशॉप्स और बैठकों में महिलाओं के दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। उन्हें इस्लाम के नाम पर भड़काया जाता है और भारत तथा भारतीय सेना के खिलाफ नफरत भरी बातें भी सिखाई जाती है। तो ये रही अब तक की ताजा खबरें, और खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।